भी अच्छे हैं, जो कि काफ़ी सारे बच्चों आप में से भी और किसी ने कहा। तो थैंक यू सो मच कि आप सभी इतना अप्रिशिएशन हमें दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते दोस्तों, हम जो हमारी आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें हम स्पेक्ट्रम को 20 घंटे में ख़त्म करेंगे। ख़त्म करेंगे और हम पढ़ेंगे 1600 से लेकर 1947 तक की पूरी हिस्ट्री, जो कि यूपीएससी ईपीएफओ के लिए और यूपीएससी प्रीलिम्स दोनों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके रख लें, ताकि इंपॉर्टेंट क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचते रहें। सो चलिए आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज़ को और हमारे आज के लेक्चर को। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें चैप्टर 1 की, तो जो आपका चैप्टर, ये देखिए ये यूनिट में डिवाइड है और यूनिट में चैप्टर्स में डिवाइड है। तो यदि 18 यूनिट यहाँ पर, तो हम पहले यूनिट की बात करें तो यूनिट में 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है जिसमें सोर्सेज की बात करी गई हिस्ट्री की, और जिस दूसरे पार्ट में बात करी गई इसमें अप्रोचेस की, मतलब आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत और उपागम, सोर्सेज एंड अप्रोच को हम यहाँ पर इस क्लास में आज डिस्कस करने वाले हैं। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि सोर्सेस क्या होते हैं और अप्रोचेस क्या होते हैं, स्रोत या उपागम क्या होते हैं। तो देखिए सोर्सेस या अप्रोचेस की हम बात करें तो सोर्स या स्रोत क्या होते हैं। देखिए जब भी हम आज हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के लिए जैसे बहुत जनरल कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें कि हमें पुराने समय की इन्फॉर्मेशन किससे मिलती है। जैसे कि आप बात करें रामायण या महाभारत, जब आप पढ़ते हैं, इन ग्रंथ को पढ़ते हैं या इन ग्रंथ पर बनी हुई मूवीज़ या टीवी सीरियल्स देखते हैं, तो आपको उस समय क्या कैसी चीज़ें रही होंगी, आपको कैसे पता है कि राम जी 4 भाई थे, या और दशरथ जी उनके पिता थे, राम जी को वनवास जाना पड़ा, या इन सभी चीज़ें, या कौरव पांडवों में लड़ाई हुई, महाभारत हुई और क्या कुछ हुआ वहाँ पर, ये चीज़ें आपको कैसे पता है। उस समय लिखी गई जो कथाएं थी, महाभारत, रामायण या उपनिषद लिखे गए, या जो भी काव्य कविताएं लिखी गई, जो भी पोइट्रीज़ लिखी गई, उन सभी की हेल्प से आपको ये चीज़ मिल पाई थी। तो वैसे ही हर एक समय पर क्या होता है, कुछ चीज़ नोट्स, कुछ लोग पुरालेख लिखते हैं, कुछ लोग आर्चीव्स लिखते हैं, आर्काइव्स लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं। तो ये सभी जो सोर्स चीज़ें होती हैं सोर्सेस कहलाती हैं, जो आपको आगे आज के समय में पुराने समय की जानकारी है देते हैं। तो वैसे ही आज के समय की भी हम बात करें तो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री है या मेडाइवल हिस्ट्री है या एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल की यदि हम बात करें तो इनकी जानकारी हमें किताबों से मिलती है जनरली, या जो सबूत मिलते हैं हमें, पुरालेख मिलते हैं, जो आर्काइव्स मिलते हैं, उनसे पूरी जानकारी हमें मिलती है। तो उन्हें हम स्रोत कहते हैं, उन्हें हम सोर्सेस कहते हैं। अब अप्रोचेस क्या होते हैं, अप्रोचेस समझिए। जब भी हमें बुक्स को हम पढ़ते हैं तो हमने देखा होगा, जैसे हिस्ट्री की बुक्स है तो राइटर्स अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि हम बात करें 1957 के रिवोल्ट की, 1957 के विद्रोह की बात करें, तो कुछ राइटर्स हैं जो 1957 के विद्रोह को, रिवोल्ट को अच्छा बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ख़राब, कुछ बोलते हैं कि ये एक सिर्फ मिलिट्री रिवोल्ट था, सैनिक विद्रोह था, कुछ ये बोलते हैं कि भाई ये सभी अपने अपने राजा अपने अपनी जो डायनेस्टी थी उसको पाना चाह रहे थे, इसके लिए युद्ध हुआ, ये एक फ्रीडम स्ट्रगल नहीं था। तो बहुत सारे जो राइटर्स हैं वो अपना अपना व्यू देते हैं। तो उनकी जो व्यू देने का तरीका है या जिस चीज़ को उन्होंने एम किया है उसे हम अप्रोच कहते हैं। तो सिंपल भाषा में बोले कि वो किस तरह की बातें करते हैं, किस चीज़ को फेवर करते हैं, उसे उसकी अप्रोच कहा जाता है। तो सोर्सेज और अप्रोच में आप सभी को आई होप डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम सोर्सेज और अप्रोचेस दोनों को कंप्लीट करने वाले हैं, है ना, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से। तो हम आगे बढ़ते हैं, स्रोतों की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोर्सेज कौन कौन से होते हैं हमारे लिए हिस्ट्री के, है ना, स्रोत कौन कौन से होते हैं हमारे पास हिस्ट्री को जानने के। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्काइव्स जो होते हैं, अभिलेखागार, जो अभिलेख होते हैं, पुरालेख भी इन्हें बोला जाता है, वो आपके मेन सोर्स होते हैं किसके, हिस्ट्री को पता करने के। अभी आर्काइव्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्काइव्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव्स हो सकते हैं। 3 प्रेसिडेंसी थी जो उस समय, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, इन तीनों प्रेसिडेंसी के जो लेख हैं, आर्काइव्स हैं, उनसे मदद मिलती है। जुडिशरी या न्यायिक जो रिकॉर्ड होते हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है। प्राइवेट रिकॉर्ड्स जो होते हैं, जो भी प्राइवेट रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे लोग अपने पास नोट्स बना के रखते हैं, जैसे डेली डायरी राइटिंग होती है या नोट मेकिंग करते हैं लोग कि आज ये हुआ,
यहाँ पर ये घटना घटी, ये इंसिडेंट हुआ, तो वो प्राइवेट रिकॉर्ड्स कहलाते हैं। किसी के प्राइवेट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे लीडर्स होते थे, वायसरायज होते थे, तो उनके जो प्राइवेट रिकॉर्ड्स होते थे, जो राजा महाराजा अपनी तारीफ़ों के लिए प्राइवेट कविताएं बनवाते थे, पोएट्रीज बनवाते, तो ये सभी प्राइवेट रिकॉर्ड्स कहलाते हैं। बायोग्राफीज़ होती हैं, आत्मकथाओं की बात करें हम तो लोग अपनी आत्मकथाएं लिखते हैं। उन आत्मकथाओं में वो समय जो भी इंसिडेंट हुए होते हैं, जो भी घटनाएं हुई होती हैं, उन घटनाओं को मेंशन करते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि हाँ इनके समय ये सारी चीज़ें हुई थी, और हमें जानकारियाँ मिलती है इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, हमें सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से मिलती है। उसके अलावा हम बात करें ट्रैवल रिकॉर्ड्स की, यात्रा रिकॉर्ड, यात्रा वृतांत की हम बात करें तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे पोर्चुगीज़ आए थे, पुर्तगाली लोग आए थे भारत, पुर्तगालियों के अलावा डच आए थे, डच के अलावा ब्रिटिशर्स आए, स्वीडिश आए, फ्रांसीसीज लोग आए, तो इन सभी में कुछ ना कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री लिखी है ना। उन्होंने आते समय लिखा है कि भाई उन्होंने क्या क्या देखा भारत में, क्या क्या रास्ते में देखा, भारत उस समय कैसा था, क्या क्या कंडीशंस थी इंडिया में। हमें सोने की चिड़िया के बारे में कैसे पता चला, इन्हीं रिकॉर्ड से तो पता चला कि भारत उस समय बहुत अमीर था, मसाले होते थे या जो भी सारी चीज़ें थी। तो जैसे कि हेनसांग आया था, यदि हम एंशियंट टाइम की बात करें तो हम हेनसांग के बारे में सुनते हैं, इब्न बतूता के बारे में सुनते हैं। तो ये सभी ट्रैवलर थे, ये एक जगह से दूसरी जगह आए, इन्होंने अपनी यात्रा वृतांत लिखे, अपनी ट्रैवल रिकॉर्ड्स लिखे, और वो उन रिकॉर्ड्स से हमें जानकारी मिलती है कि जब ये आए थे उस समय इंडिया कैसा था, या कौन कौन सी इंसिडेंट उस समय हुए थे। वही ओरल एविडेंसेस भी होते हैं। ओरल एविडेंसेस के मतलब हम बात करें कि मौखिक कहानियाँ जो होती हैं, जो हम अपने परदादा से सुनते आते हैं, अपने एंसेस्टर से सुनते आते हैं, वो उनसे सुनते आते हैं, एंड सो ऑन। उसके अलावा यूरोपियन रिकॉर्ड्स हैं। हम सभी को पता है कि भारत में यूरोपियन कंट्रीज़ ने इन्वेट किया था। इन्वेट मतलब सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज़ आई थी भारत में एक एक करके, जिनमें से एक ब्रिटिशर्स भी थे जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रुके थे, ठीक है। पोर्चुगीज़ भी उन्हीं में से थे, पुर्तगाली लोग, या और फ्रांचीसीज आए थे, डच आए थे। तो ये यूरोप, तो इनके अपने रिकॉर्ड थे, ऑफिशियल रिकॉर्ड। उन रिकॉर्ड्स के बारे में हम बात करते हैं। न्यूज़पेपर थे, है ना। उसके बाद पेंटिंग्स थे, लिटरेचर्स थे, और पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स। तो ये सभी जो थे ये सोर्सेज थे, ये सोर्सेज हैं जिनसे हमें उस टाइम की जानकारी मिलती है, उस समय की जानकारी मिलती है कि उस समय चीज़ें कैसी थी, क्या क्या घटनाएं हुई। ये सभी जानकारियाँ हमें जिनसे मिलती हैं उन्हें हम सोर्स कहते हैं। आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। तो इतने सारे सोर्सेज, और इनमें से इंपॉर्टेंट सोर्सेज को हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्चीव्स अथवा पुरालेख की, ठीक है। आर्चीव्स अथवा पुरालेख क्या होते हैं, जरा आइए अब इन्हें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो आर्चीव्स होते हैं ये बेसिकली कब बनाए जाते हैं, जब भी कोई ऑफिशियल पर्पस होता है, जो कोई ऑफिशियल काम किया जाता है, तो उस समय जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जो कागज़ बनाए जाते हैं, उन्हें पुरालेख कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक हिस्टोरिक इवेंट होता है, तो उस समय के लिए जो पेपर्स बनाए जाएंगे वो आपके अभिलेख कहलाएंगे, पुरालेख कहलाएंगे। पुराने समय में हम चले एंशिएंट टाइम में, तो हम सभी ने पढ़ा था कि अशोक के पुरालेख हमें मिलते हैं, है ना। ताम्रपत्रों पर, कॉपर पेपर्स पर लिखे हुए मिलते हैं, तो ये सभी अभिलेख कहलाते हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। उस समय जो ताम्रपत्र या पत्रों पर लिखे होते थे वो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट माने गए थे। तो जब भी कोई ऑफिशियल फैक्ट होता है, कोई भी ऑफिशियल डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, तो दस्तावेज़ बनाया जाता है, और उन्हीं दस्तावेज़ों को, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को हम बोलते हैं पुरालेख बोलते हैं। ये सबसे ऑथेंटिक सोर्स माने जाते हैं, ये सबसे साक्ष्य, ऐसे साक्ष्य माना जाता है जो कि ऑथेंटिक होते हैं, भरोसेमंद होते हैं और विश्वसनीय होते हैं, ठीक है। अब जो गतिविधियां होती हैं वो वाणिज्यिक गतिविधियां हो सकती हैं, प्रशासनिक हो सकती हैं, सामाजिक हो सकती हैं, सोशल, लीगल, कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकती हैं, जितनी भी ये गतिविधियां होती हैं आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ आर्चीव्स के हम एग्जाम्पल कुछ आर्काइव्स के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ अभिलेखों के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम बात करें जैसे सम्राट अशोक के समय की हम बात करें, सम्राट अशोक ने अपने समय पर बहुत सारे अभिलेख, आर्काइव्स लिखवाए थे, ठीक है। उसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय बहुत सारे जो आर्काइव्स हैं, अभिलेख हैं, जिनसे हमें उस समय की जानकारी मिलती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या डिसीजन लिए, कैसे कंट्री इम्पैक्ट हुई हमारी, क्या क्या हिस्टोरिकल इवेंट हुए। तो ये सभी हमें जानकारियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ें मैंने, देखिए यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में, जो चीज़ यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखी हुई है वही चीज़ यहाँ पर मैंने हिंदी में लिखी हुई है, आप पीछे भी देख सकते हैं, सो दैट्स हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों अच्छे से पढ़ पाएँ और समझ पाएँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ प्रूफ भी लिए हुए हैं, कुछ इमेजेस लिए हुए हैं आप सभी के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्हें। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय को कुछ पेपर्स हैं जिन्हें हम आर्काइव्स के तौर पर लेते हैं। ये उस समय
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ एक्शंस लिए, तो उन एक्शंस के लिए लेटर्स पेपर्स प्रिपेयर हुए, तो इन्हीं पेपर्स को हम एक आर्काइव की तरह, अभिलेखों की तरह संरक्षित करके रखते हैं, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं, पेपर्स हैं, ऑथेंटिक पेपर्स हैं, साक्ष्य हैं, जो हमें उस ज़माने के बारे में जानकारी देते हैं और समझाते हैं कि उस समय चीज़ें कैसी रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम, और अब हम देखते हैं कि जो अभी हमने देखा कि आर्काइव्स को हमने समझा क्या होता था। अब आर्काइव्स अलग अलग तरह के होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पर्सनल आर्काइव्स, फॉरेन आर्काइव्स, उन सभी को हम बारी बारी से पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव, भारत सरकार के अभिलेख अथवा पुरालेख की हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। तो जो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया वो न्यू दिल्ली में है, राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, और इसमें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे आर्काइव रखे हुए हैं, बहुत सारे जो पुरालेख हैं भारत सरकार के, वो सभी कहाँ पर रखे हुए हैं, राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में रखे हुए हैं, और इन्हीं से बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं, बहुत सारे प्रूफ मिलते हैं हमें मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के। ये सभी के सभी जनरली क्या है, ब्रिटिश रूल के समय के जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें रखा हुए हैं। वहाँ पर जो उन्होंने डिसीजंस लिए थे ऑन पेपर, जो बिल पास किए थे, वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट जो आर्काइव्स हैं, इंपॉर्टेंट जो अभिलेख हैं, वो सभी के सभी द नेशनल आर्काइव जो कि न्यू दिल्ली में है वहाँ पर रखे हुए हैं। और ये सभी हमें मॉडर्न हिस्ट्री की, आधुनिक इतिहास के बारे में सारी की सारी ऑथेंटिक और सही सही एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रदान करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्काइव होते हैं पहले तो। उसके बाद बारी आती है राज्य सरकारों के आर्काइव, अपने स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव। अब स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव क्या होते हैं, मान लीजिए जैसे हम बात करें पौंडीचेरी में, तो पौंडीचेरी में डचेस थे। पौंडीचेरी में कौन थे, डचेस थे। तो पौंडीचेरी डचेस के जो डॉक्यूमेंट थे वो वहाँ पर पौंडीचेरी गवर्नमेंट के पास हो सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट के पास हो सकते हैं। यदि हम बात करें राजस्थान की, तो वहाँ पर राजपूत लोग थे, तो राजस्थान के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो राजस्थान गवर्नमेंट के पास होंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जिस स्टेट में जो जो लोकल हैपनिंग्स, जो जो लोकल चीज़ें हुई थी, उन लोकल लोगों के, उन लोकल राजाओं के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो वहाँ की आज सरकारों के पास है, तो वो राज्य सरकारों के अभिलेख कहलाते हैं, जो उस जगह पर मिलते हैं। ठीक है, तो जो राज्य सरकारों के अभिलेख हम अलग से क्यों पढ़ते हैं, देखिए केंद्र सरकार के जो अभिलेख है वो ओवरऑल होते हैं, लेकिन राज्य सरकारों के जो अभिलेख होते हैं वो उस निश्चित क्षेत्र के, उस फिक्स रीजन के बारे में हमें हिस्ट्री बताते हैं कि उस रीजन में हिस्ट्री कैसी रही थी, उस पर्टिकुलर रीजन में, उस प्रमुख क्षेत्र में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी। ठीक है, तो ये लोकल जो स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव्स होते हैं, ये उस जगह, क्योंकि हमें सभी को पता है कि भारत जो था वो पूरी प्रोविंसेस में बटा हुआ था, प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था, छोटे छोटे राजवाड़ों में बटा हुआ था। तो हर एक राजवाड़े का अपना इतिहास था, हर एक राजवाड़े का अपना इतिहास था, और उसके अपने ही क्या थे, कुछ आर्काइव्स थे, अपने अभिलेख थे। तो उन सभी की जो जानकारी है वो हमें प्रदान करता है ये, इसीलिए राज्य सरकारों के जो अभिलेख हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब हम बात करते हैं इनमें से कुछ प्रमुख क्या थे, तो जो फॉर्मर ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे, पूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे, उनके अभिलेख अलग हैं। प्रिंसली स्टेट्स, उस समय की प्रिंसली स्टेट्स मतलब वो जिन्होंने सीधा शासन किया था। ठीक है, संबंधित रियासतों के बारे में हम बात करें तो उनके अभिलेख जो थे। उसके अलावा जो फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन था, फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि देखिए 5 जो विदेशी ताकतें थी, यूरोपियन कंट्रीज़ थी, वो भारत में इन्वेट हुई थी, भारत में आई थी। तो हम सबको पता है कि गोवा में बहुत समय तक पुर्तगालियों का राज था, गोवा में बहुत समय तक पोर्चुगीज़ पुर्तगालियों का राज था। तो जैसे जो पुर्तगाली एक फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो पुर्तगाली जो शासन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, वो फॉरेन होगा, फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो उनके जो रिकॉर्ड्स होंगे वो फॉरेन रिकॉर्ड्स में आएंगे। उसके अलावा रिकॉर्ड्स ऑफ इंडियन प्रोविंसी स्टेट की हम बात करें, जैसे राजपूताना है, या नीचे हम बात करें टीपू सुल्तान डायनेस्टी की तरफ हम बात करें, या जो लोकल और तरह के जो राजा महाराजा रहे थे उनके जो अपने रिकॉर्ड्स रहे थे उनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, भारतीय रियासतों के रिकॉर्ड की बात करें हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली हम बढ़ते आगे। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं कि 3 प्रेसिडेंसीज़ के अभिलेख, आर्काइव्स ऑफ 3 प्रेसिडेंसीज। हम सभी को पता है कि ब्रिटिश रूल के समय 3 प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी, पहली थी बंगाल प्रेसिडेंसी, पहली कौन सी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरी थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और तीसरी थी मद्रास प्रेसिडेंसी। तो हर प्रेसिडेंसी के पास अपने अपने रिकॉर्ड्स थे।
ठीक है। तो जो प्रेसिडेंसी के रिकॉर्ड्स थे आज के समय में वो हमें बताती कि उस प्रेसिडेंसीज में कल्चर कैसा था, गवर्नमेंट रूल कैसे करती थी, उन प्रेसिडेंसीज में लोगों के हालात कैसे थे। तो जब उन यदि हम प्रेसिडेंसी वाइज देखें कि हमें कैसा डेटा चाहिए तो प्रेसिडेंसी वाइज भी हमें डेटा मिलता है। तो देखिए जो डेटा प्राप्त करने के या सोर्स के जो तरीके होते हैं प्राप्त करने के वो कई अलग अलग हो सकते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पर्सनल। तो उन्हीं में से एक है तीनों प्रेसिडेंसी के अपने अपने आधिकारिक पत्र, आधिकारिक अभिलेख, है ना, ऑथेंटिक आर्काइव्स की हम बात कर रहे हैं। तो यदि हम बात करें बंगाल प्रेसिडेंसी की, तो जो बंगाल प्रेसिडेंसी था, बंगाल प्रेसिडेंसी में बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट थे वो प्लासी का युद्ध हुआ था, वहाँ पर बक्सर बैटल हुई थी। तो इन सभी के बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? बंगाल प्रेसिडेंसी के आर्काइव से, बंगाल प्रेसिडेंसी के अभिलेखों से मिलती है कि भाई प्लासी की बैटल या बक्सर की बैटल क्यों हुई थी, उनके परिणाम क्या हुए थे, उनके बाद वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंजेस आए थे, वहाँ पर कैसे सिविल राइट्स कैसे थे, यदि हम बात करें वहाँ पर जो कोर्ट सिस्टम था वो कैसा था। तो ये सभी जानकारी हमें बंगाल प्रेसिडेंसी से मिलती हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात करें तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आज की डेट में तो हम बात करें तो वहाँ पर बॉम्बे सचिवालय था, बॉम्बे सेक्रेटरीट था। तो बॉम्बे सेक्रेटरीट में जो डॉक्यूमेंट्स रखे गए थे वो उस समय के वेस्टर्न इंडिया के पश्चिमी जो क्षेत्र था भारत का, उस पश्चिमी क्षेत्र की सारी जानकारी हमें प्रदान करते हैं। वह मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करें तो मद्रास प्रेसिडेंसी के पास सबसे बड़ा डिपॉजिटरी है। मद्रास प्रेसिडेंसी में 1670 से लेकर 1947 तक के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रिकॉर्ड पाए गए हैं और वो हमें उस समय की सबसे एक बोलना चाहिए एक विटाल रोल प्ले करते, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते उस समय की हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी देने में। क्योंकि जितने भी आर्काइव्स होते हैं उन आर्काइव्स का एक ही फंडा होता है कि आपको उस समय की जानकारी दे। देखिए आर्काइव्स का एक ही मतलब होता है और आर्काइव्स का एक ही पर्पस भी होता है कि वो उस समय की आपको जानकारी प्रोवाइड कराएं कि उस समय चीज़ें कैसी रही थी। ठीक है दोस्तों, आई होप चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो तीन तरह प्रेसिडेंसीज को हमने पढ़ लिया। तीन प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी में क्या था कि बंगाल प्रेसिडेंसी से हमें मेनली देखिए क्या होता था, बंगाल उस समय ब्रिटिशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बंगाल एक रिच पोर्शन था भारत का। वहाँ पर उन्होंने अपनी भारत के ऊपर जब ओवरऑल रूल कर लिया था तो वहाँ उन्होंने अपनी कैपिटल राजधानी भी बनाया था बंगाल को। काफ़ी बाद में भारत की राजधानी दिल्ली बनी, लेकिन बहुत समय तक बंगाल को इन्होंने राजधानी बनाया। बंगाल में ही कलकत्ता में हमारा पहला सुप्रीम कोर्ट भी बना था। तो बंगाल में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई थी। बंगाल के ऊपर से जब उन्होंने अपना आधिपत्य किया था, हम सभी आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से बंगाल के ऊपर जब पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल हो गया था, पूरी तरह से जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था, तो वहीं से एक तरह से पूरा भारत उनकी पकड़ में आने लगा था। तो बंगाल जो है, बंगाल प्रेसिडेंसी जो है, वो जो हिस्ट्री है हमारी, मॉडर्न हिस्ट्री, हमारा आधुनिक भारत है, उस आधुनिक भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें वहीं से शुरू हुई थी। ठीक है, और प्लासी ऑफ बैटल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लासी ऑफ बैटल के बाद जो था वो हिस्ट्री पूरी तरह से बदल गई थी और पूरी तरह से अंग्रेज़ जो थे वो हावी हो गए थे, बंगाल पूरी तरह से उनके पास चला गया था। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट वहाँ पर हुए थे, इसीलिए बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी या मद्रास प्रेसिडेंसी के जो आर्काइव्स हैं, जो प्रेसिडेंसी के अभिलेख हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं उस समय के इतिहास को बताने के लिए। आगे हम बढ़ते हैं, यूरोपीय देशों के पुरालेख, आर्काइव्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़। अब यूरोपियन कंट्रीज़ के आर्काइव्स क्या हैं? देखिए होता क्या था, 5 यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी वो भारत आई थी। तो जब यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग भारत आए तो भारत आने के बाद जब वो वापस गए तो उन्होंने भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए, है ना, मैप्स बनाए, क्लियर पेंटिंग्स बनाए। तो ये सभी चीज़ें वो अपने साथ ले गए और वहाँ पर उन्होंने स्टोर करके रखे। ठीक है, तो उनके पास भी बहुत सारे ऑथेंटिक ऐसे रिसोर्सेज हैं, ऐसे आर्काइव्स हैं, ऐसे पुरालेख हैं जो भारत की हिस्ट्री को जानने के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं और उनसे हमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है। क्लियर कि जब वो भारत आए थे तो उन्होंने किस चीज़ का पहले ट्रेड किया, किस पर्पज़ से वो भारत आए थे, किस रास्ते से भारत आए थे। क्लियर, उस समय किन किन राजाओं के पास वो गए थे, वो राजाओं का नेचर कैसा था, कैसे उन्होंने कंट्री में इन्वेट किया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें इन यूरोपियन कंट्रीज़ के जो आर्काइव्स हैं, यूरोपीय देशों के जो पुरालेख हैं, उनसे हमें प्राप्त होते हैं।
ठीक है। इसमें हम बात करें कि जो ऐसे पोर्चुगीज़ थे, पोर्चुगीज़ मतलब जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों का मुख्य संबंध यदि हम बात करें तो वो गोवा से रहा है। ठीक है, ये काफ़ी समय बाद गोवा से गए थे। तो गोवा में जो पुर्तगालियों से संबंधित जितने भी आर्काइव्स हैं, डॉक्यूमेंट है, पुरालेख है, वो सभी के सभी हमें गोवा में मिलते हैं और ये बताते हैं उस समय भारत कैसा था, उस समय का गोवा या वो क्षेत्र कैसा था। और उस समय हमें पुर्तगालियों के बारे में भी जानकारी देते हैं कि पुर्तगालियों की नीतियाँ कैसी रही थी, पुर्तगालियों ने किस तरह ट्रेड किया, किस तरह भारत को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। ठीक है, और कौन कौन से उनके वायसराय आए थे, उनकी क्रियाकलाप किस तरह से थे, उनके इन्वेंशन या उन्होंने जो भी भारत को अपने अंडर लेने के जो भी स्टेप्स लिए वो किस तरह के थे। तो ये सारी की सारी जानकारी हमें यूरोपीय देशों के पुरालेखों, आर्काइव्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज से मिलते हैं। क्लियर। उसी तरह हम बात करें डचेस की, तो डचेस का जो रिलेशन था वो पूरी तरह से कोचीन से और मालाबार से था। कोचीन, मद्रास और मालाबार 3 जगह से था। ठीक है, और हम सभी ये चीज़ जानते हैं कि जो डचेस आए थे उनका काम ट्रेड करना तो कम था लेकिन क्रिश्चियनिटी को फैलाना ज़्यादा था। तो ये चीज़ हमें कैसे पता चली? ये चीज़ हमें पता चली जब डचेस आए तो उनके जो आर्काइव्स हमें मिले, उनके जो पुरालेख हमें मिले, उससे ये चीज़ें पता चली कि वो इंडिया में किस पर्पज़ से आए थे, उन्होंने कैसे काम किया, कैसे क्रिश्चियनिटी को फैलाने की कोशिश की, कैसे भारतीय हिंदुओं को, मुसलमानों को या अन्य धर्मों के लोगों को क्रिश्चियन होने के लिए मजबूर किया, क्रिश्चियनिटी में बदला। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें, घटनाएं हमें उन पुरालेखों से, उन आर्काइव से ही मिलती हैं। दैट इज़ वाई आर्काइव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और सोर्सेज से ही हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस समय का भारत कैसा रहा होगा, क्या क्या चीज़ें हमने फेस करी, किस तरह से यूरोपियन पावर्स ने कंट्री में इन्वेड किया, किस तरह से कंट्री को अपने अंडर लिया, हमने क्या गलतियाँ करी। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए। तो ये सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए जो आर्काइव्स होते हैं, जो पुरालेख होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी ये सभी प्ले करते हैं। अब आगे बात करते हैं हम न्यायिक पुरालेख की, जुडिशियल रिकॉर्ड्स की हम बात करते हैं कि जुडिशियल रिकॉर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, जुडिशियल रिकॉर्ड्स या जुडिशियल आर्काइव को हम डिस्कस करते हैं ज़रा। न्यायिक अभिलेख या पुरालेख की हम बात करते हैं। तो देखिए, उस समय हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल था, क्योंकि हम सभी को पता है कि बंगाल में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बना था। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, लाइव चैट में मुझे आंसर दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट कब फॉर्म हुआ था, सुप्रीम कोर्ट कब फॉर्म हुआ था। आपका ईयर मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग आंसर में बताएंगे। तो जैसे हम बात करें, मेयर्स कोर्ट होते थे, मेयर्स कोर्ट जो होते थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के इक्विवेलेंट होते थे। तो जो मेयर्स कोर्ट होते थे फोर्ट विलियम में, उनका जो अपना रिकॉर्ड है, एक तो वो ऑथेंटिसिटी देता है, उस समय की जानकारी देता है, फोर्ट विलियम का मेयर कोर्ट के रिकॉर्ड। वही हम बात करें सुप्रीम कोर्ट जो था बंगाल का, है ना, सर्वोच्च न्यायालय जो बंगाल का था, उसके जो अपने आर्काइव्स हैं, उसके जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं उस समय की। उसके अलावा बॉम्बे का जो मेयर कोर्ट था, मेयर कोर्ट ऑफ बॉम्बे, ये भी हमें उस समय की इन्फॉर्मेशन देता है। अब हम जुडिशियल रिकॉर्ड को क्यों लेते हैं, ज़रा ये समझिए। देखिए क्या होता था, जुडिशरी मतलब उस समय की, जैसे आज जो जुडिशरी है वो ऑथेंटिक है, ठीक है, पावर है, पावरफुल है, या वहाँ पर जो रिकॉर्ड होंगे वो गवर्नमेंट प्रोसेस रिकॉर्ड होंगे, मतलब उनमें गलतियाँ नहीं होंगी, वो फेक नहीं हो सकते, वो प्रॉपर ऑथेंटिक रिकॉर्ड हैं, ऐसे साक्ष्य जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो सेम उस समय भी था कि जो जुडिशरी थी, जो न्यायालय थे, उनके जो रिकॉर्ड होते थे वो ऑथेंटिक होते थे, भरोसेमंद होते थे, रिलायबल होते थे। इसीलिए उन्हें भी जो है आज के समय में, या हम एक ऑथेंटिक सोर्स लेके चलते हैं जिससे हमें इतिहास की, हिस्ट्री की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी बिल्कुल मिल सकती है। इसीलिए जो आर्काइव्स होते हैं जुडिशरी के, वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री आर्काइव्स की। तो पार्लियामेंट्री आर्काइव में पार्लियामेंट्री आर्काइव या संसद के अभिलेख या पुरालेख। तो संसद के अभिलेख या पुरालेख में क्या होता था, जो संसद थी उस समय, पार्लियामेंट थी, वो अलग अलग तरह के रूल्स पास करती थी, बिल पास करती थी, उनके अपने पेपर्स होते थे। तो वो तो गवर्नमेंट प्रोसेस कर रही है ना, गवर्नमेंट जिस चीज़ में इन्वॉल्व है वो ऑथेंटिक होंगे, वो सबसे रिलायबल सोर्स माने जाते हैं। इसीलिए संसद के अभिलेख, जिनमें हम बात करें पार्लियामेंट्री पेपर की, मतलब संसदीय पत्र की बात करें, है ना। उसके अलावा पार्लियामेंट क्या करती थी, अलग अलग कमेटियों को बनाती थी। तो जो कमेटियाँ होती थी अपनी रिपोर्ट पेश करती थी, तो वो जो रिपोर्ट है उस समय की इशूज़ के ऊपर बनते थे। तो इन रिपोर्ट से हमें जानकारी मिलती है कि उस समय कौन कौन से मुद्दे थे भारत में, और उन मुद्दों को हल करने के लिए सरकार क्या क्या कर रही थी। जैसे हम सभी को पता है बाल विवाह के लिए क्या क्या किया गया, ठीक है, एजुकेशन के लिए काम किए गए थे। तो ये सभी चीज़ें हमें किन से मिलती हैं, उन रिपोर्ट से मिलती हैं, जो रिपोर्ट संसदीय समिति, पार्लियामेंट्री कमेटी
देती थी। इसके अलावा जो कमीशन होती थी, अलग अलग कमीशन होती थी जो अलग अलग मुद्दों पर बनती थी, उन कमीशन या उन समितियों के द्वारा जो डेटा दिया जाता था, वो डेटा हमारे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है आज की डेट में। वही हम बात करें, गवर्नमेंट जो बिल पास करती थी, गवर्नमेंट जो बिल पास करती थी वो बिल, ठीक है, और गवर्नमेंट जो लॉ पास करती थी वो लॉज, ये सभी काफ़ी रिलायबल और ऑथेंटिक सोर्स माने गए थे। आगे हम बात करते हैं पर्सनल आर्काइव्स की। पर्सनल आर्काइव्स में क्या क्या आता है आपका? पर्सनल आर्काइव में जो लीडर थे, नेता थे, नेताओं के अपने जो नोट्स होते थे या अपने जो रिकॉर्ड्स होते थे, या व्यक्तियों या उनके परिवारों के अपने जो रिकॉर्ड होते थे वो, अब ये क्या होते थे, व्यक्तियों के अपने जो रिकॉर्ड होते थे ये आसपास की उनकी लोकेलिटी की, उनकी कम्युनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देते थे। मान लीजिए कि कोई सिख संप्रदाय है, तो सिख संप्रदाय में लोगों के या परिवारों के जो शिलालेख रहेंगे, उनके आर्काइव्स रहेंगे, उनके नोट्स रहेंगे, वो हमें जानकारी देंगे कि उस समय सिखों की स्थितियाँ क्या थी, उनके सामने क्या चीज़ें फेस की, या उनका कल्चर कैसा था उस समय। तो ये जानकारी हमें उनके लोकल रिकॉर्ड से मिलती है, निजी रिकॉर्ड से मिलती है, इसीलिए इन्हें भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई थी। इसके बाद हम बात करें विदेशी संग्रहालयों के पुरालेख, तो क्या होता है, देखिए हम सभी को पता है कि इंडिया में फॉरेन कंट्रीज़ आई थी, तो जब ये फॉरेन कंट्री वापस पहुंची तो इंडिया के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके गई थी। उस इन्फॉर्मेशन को, उन चीज़ों को उन्होंने अपने संग्रहालयों में, अपने म्यूजियम्स में रखा। तो वो म्यूजियम्स में रखी हुई चीज़ें भी हमारे लिए, हमारा इतिहास जानने के लिए, हमारी हिस्ट्री जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स बनते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम बात करें ब्रिटिश म्यूजियम जो कि लंदन में है, उसमें बहुत सारे पेपर्स रखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट पेपर्स। कौन कौन से पेपर्स हैं? जो वायसराय है या सेक्रेटरीट है उनकी, या जो हाई रैंक के ऑफिसर, उन्होंने जो पेपर्स रखे हुए हैं, ठीक है, ब्रिटिश वायसराय, सचिवालय और उच्च रैंक के जितने भी अधिकारी, उन्होंने अपने कागजात, पेपर्स वहाँ पर रखे हुए, जिनसे हमें जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि ये ऑफिशियल्स के लेटर्स हैं, ऑफिशियल्स के डॉक्यूमेंट है, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऑथराइज डॉक्यूमेंट है, तो इनके ऊपर जो जानकारी है वो ऑथेंटिक है, वो बिल्कुल सही रही होगी। ठीक है, क्लियर? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखते हैं। उसके अलावा लंदन म्यूज़ियम में रखे हुए और पाकिस्तान में रखे हुए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हैं वो काफ़ी मुख्य स्रोत माने गए हैं भारतीय इतिहास को जानने के लिए। अब हम बात करते हैं आत्मकथा और यात्रा वृतांत के बारे में। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी आत्मकथाएं लिखते हैं। अपनी आत्मकथाओं में वो उस समय की मुद्दों के बारे में लिखते हैं, उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस की उस बारे में लिखते हैं। तो उनकी आत्मकथाओं में सही जानकारियाँ होती हैं और उन जानकारियों से भी हम अपने इतिहास को समझ पाते हैं। इसी तरह यात्रा वृतांत, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री लिखते हैं कि जब वो जा रहे थे तो उन्होंने क्या क्या चीज़ों को फेस किया, क्या क्या चीज़ें देखी, जहाँ पर रुके उस जगह का कल्चर कैसा था। तो ये जो यात्रा वृतांत होते हैं ये भी आपको उस समय की बहुत सटीक जानकारी देते हैं। यदि हम बात करें 1600 से 1997 के बीच, तो इस समय भी जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री कहलाती है, इस समय भी बहुत सारे लोग भारत आए थे, बहुत सारे लेखक भारत आए थे, बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे फिलोसोफर्स भारत आए थे और इन्होंने भारत को देखा, भारत को एनालिसिस किया और भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी उस समय के भारत के बारे में, जिनको आज हम पढ़कर ये पता लगा सकते हैं कि उस समय लोगों ने किस नज़रिए से भारत को देखा था, भारत में क्या क्या था, क्या इशूज़ थे, क्या चैलेंजेस थे, क्या परेशानियां थी भारत की। उन सभी को हम आज के समय पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स हमारे हिस्ट्री के बारे में बनता है। आगे हम बात करते हैं न्यूज़पेपर की। तो भाई न्यूज़पेपर से तो बड़ा कोई भी ऑथेंटिक या रिलायबल सोर्स होता नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर क्या होता है, उस समय के मुद्दों को प्रदर्शित करता है, उस समय के इशूज़ को रिफ्लेक्ट करता है। तो यदि हम न्यूज़पेपर की बात करें तो बंगाल गजट हम सभी जानते हैं, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने लॉन्च किया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने जो पेपर लॉन्च किया था वो कौन सा था आपका? द गजट, बंगाल गजट। ठीक है, तो बंगाल गजट जो है वो इंडिया का पहला न्यूज़पेपर है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये क्वेश्चन कई बार न्यूज़ में एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है, तो आप सभी को याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, मतलब वो लोग जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी, उसमें से बहुत सारे लोग तो जर्नलिस्ट थे, तो वो न्यूज़ का या जर्नल बनाने का काम करते थे। तो जिससे हमें उनकी जो डॉक्यूमेंट है उससे भी उस समय हमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उनकी नीतियाँ क्या थी, उन्होंने किस तरह काम किया, उन्होंने इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए कैसे कैसे स्टेप्स उठाए, तो वो सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें इन रिलायबल सोर्सेज के थ्रू मिलती रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ न्यूज़पेपर को मैंने मेंशन किया हुआ है, जैसे जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने लॉन्च किया था द बंगाल गजट, तो ये 1780 में लॉन्च किया था बंगाल गजट, जिसको हम
कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइज़र भी बोलते थे। उसके बाद कलकत्ता गजट आया था 1784 में, मद्रास कोरियर आया था 1788 में, बॉम्बे हेराल्ड आया था 1789 में। बॉम्बे हेराल्ड कब आया था? 1789 में। इसके बाद हम चलते तो कुछ और हैं। हिंदू आया था, ठीक है, जीएस सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा आया था हिंदू। इसके बाद हम बात करें, केसरी आया था, महात्रा आया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, है ना। बंगाली आया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिकाएं थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा, है ना। सुधारक आया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और ये बहुत सारी एक लिस्ट है, जब आपको पीडीएफ मिले तो आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको सोर्सेज समझ आ गए होंगे। यदि सोर्सेज आपको समझ आए हैं तो और चीज़ों में मज़ा आ रहा है तो आप एक बार प्लीज़ मुझे लाइव चैट के थ्रू बताएं। पहला टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है, बट मैंने कोशिश करी है कि उसको किसी भी तरह से अच्छा और इंटरेस्टिंग रखा जाए आप सभी के लिए। रिसोर्सेज थोड़े से बोरिंग है। सेकंड चैप्टर से आपको काफ़ी मज़ा आएगा जब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से फॉरेनर्स जो हैं यूरोपियंस जो हैं उन्होंने इन्वेट किया, भारत में आए, और कैसे कैसे हमारी चीज़ों को उन्होंने इंटरफेयर करना चालू किया, और कैसे उन्होंने भारत के ऊपर अपना अधिकार जमाया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सेकंड चैप्टर से आपको मिलेगी। अभी चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग है, बट सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोर्सेज पर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए सोर्सेज को हम अहमियत देकर पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो चलिए हम अब अप्रोचेस की बात करते हैं। हमने देखा बहुत सारे राइटर्स आए थे, भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा था, बहुत सारे जर्नल्स थे, बहुत सारे न्यूज़पेपर थे, उन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ चीज़ें लिखी थी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो चीज़ें लिखी गई थी उन चीज़ों की अप्रोच क्या थी, उन्होंने किस किस को अच्छा कहा, किस किस को बुरा कहा, यही चीज़ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोरियोग्राफी। होता क्या है हिस्टोरियोग्राफी, इस टर्म को समझिए। जब भी एक राइटर होता है, एक राइटर क्या करता है, अपनी बुक में लिखता है, तो बुक जो होती है वो अलग अलग अप्रोच की होती है। जैसे हम सभी ने सुना था ना, क्रिटिक होते हैं कोई, है ना। क्रिटिक का काम होता है आलोचना करना, क्रिटिसिज्म करना लोगों का, ठीक है। कुछ कॉमेडियंस होते हैं, मजाकिया होते हैं, जो चीज़ों को मजाक में लिखते हैं, है ना। तो सबकी अपनी अपनी अलग राय होती है, और जो उनका लिखने का तरीका होता है, जो इंटरप्रिटेशन होता है, इस मेथड को हम हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो लेखकों की जो लिखने की तरीके होती है, राइटर्स की जो राइटिंग अप्रोच होती है, उसको इंटरप्रिटेट करना, उसको समझना हिस्टोरियोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? हिस्टोरियोग्राफी कहलाता है। तो अब हम समझने वाले हैं अलग अलग अप्रोचेस को। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉलोनियल अप्रोच, उपनिवेश उपागम। अब कॉलोनियल अप्रोच की यदि हम बात करें, ठीक है, तो कॉलोनियल अप्रोच मतलब कॉलोनीज़ के लिए बनाई गई अप्रोच है। तो कॉलोनीज़ कौन बनाते थे भाई? ब्रिटिश बनाते थे। ब्रिटिश पाश्चात्य संस्कृति है ना, वेस्टर्न कल्चर है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ये कॉलोनियल अप्रोच है, तो किसकी तारीफ करेगी? ये कॉलोनीज़ की तारीफ करेगी, मतलब ब्रिटिशर्स की तारीफ करेगी। तो वो राइटर्स जिन्होंने ब्रिटिशर्स की तारीफ की है ना, वेस्टर्न कल्चर की तारीफ की अपनी राइटिंग में, अपने लेखन में, तो उनको हम बोलते हैं उपनिवेश उपागम। उस अप्रोच को हम क्या बोलते हैं? उपनिवेश उपागम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या किया? वेस्टर्न कल्चर को प्रेज किया है, पश्चिम संस्कृति की प्रशंसा की। उन्होंने बोला था कि भाई जो लोग हैं वो ही पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, और उनके पास अधिकार है कि वो पूरी दुनिया के ऊपर राज करें, शासन करें। तो अब देखिए होता क्या था, अलग अलग तरह के लोग होते हैं ना, जैसे हम इंडिया में हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भाई मॉडर्न कपड़े पहनना चाहिए, कुछ बोलते हैं नहीं हमें इंडियन कल्चर में रहना चाहिए। तो जो मॉडर्न कपड़े पहनने वाले हैं उनके साथ वाले उनकी तारीफ़ करते हैं, है ना, और जो दूसरे लोग होते हैं इंडियन कल्चर की उनकी बुराई करते हैं। सेम इंडियन कल्चर के साथ वाले जो लोग होंगे वो उनकी बुराई करेंगे और अपने कल्चर को फेवर करेंगे। कुछ होंगे जो न्यूट्रल होंगे, जो बोलेंगे भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी पहनिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, तो वो आप दोनों का ही साथ नहीं देंगे। तो जिस जगह से आता है उस जगह की तारीफ़ करता है। तो यही राइटर्स के साथ भी होता है। तो हम बात करते कुछ राइटर्स थे जो वेस्टर्न कल्चर की तारीफ़ करते थे, जिनके अकॉर्डिंग वेस्टर्न कल्चर जो है पढ़े लिखे लोग होते हैं और उनके पास पूरे विश्व पर शासन करने की शक्ति क्षमता है, और उन्हें पूरे विश्व पर शासन करना ही चाहिए। और वो जो है इंडिजीनियस सोसाइटी और कल्चर था, जो स्वदेशी लोग थे, समाज और उनकी संस्कृति की हमेशा क्या करते रहते थे? बुराई करते रहते थे। बोलते थे कि भाई जो हिंदू लोग हैं ये अनपढ़ हैं, गंवार, इन्हें कुछ नहीं आता, इन्हें हमारी कॉलोनी में ही रहना चाहिए, हम ही इन्हें पढ़ा लिखा सकते हैं, हम ही इन्हें अपने अंदर शासन करा के सुधार सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह के अप्रोच उपनिवेश अप्रोच या उपनिवेश उपागम कहलाती है आपकी, है ना। इसका एक एग्जाम्पल है जैसे जेम्स मिल, जो जेम्स मिल हैं ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जेम्स मिल कैसे राइटर? एक कॉलोनियल अप्रोच के राइटर है, उपनिवेश उपागम के एक लेखक हैं। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है।
यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कॉलोनियल अप्रोच में। तो कॉलोनियल अप्रोच में ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया की ये बात करते हैं कि भाई जो ब्रिटिश रूल है इंडिया पर वो सही है और वो होते रहना चाहिए लॉन्ग समय तक। उसके बाद ये बात करते हैं ओरिएंटलिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया की। इसके अलावा ये ब्रिटिश ब्रॉट यूनिटी इन इंडिया, ये बोलते हैं कि भाई जो ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने इंडिया में यूनिटी लेके आए हैं, मतलब इंडिया में एकता ला लेकर आए हैं। ऐसे इसलिए बोलते थे क्योंकि इससे पहले जो भारत था वो छोटे छोटे रजवाड़ों में था, छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड था, प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड था। लेकिन जब ब्रिटिश रूल आया हमारे पास तो लगभग सभी प्रिंसली स्टेट्स खत्म हो गए और भारत एक हो गया। तो इनके अनुसार ये था कि भाई इन्होंने भारत में एकता लाई है, भारत में यूनिटी लेकर आए, अदरवाइज भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा रहता। उसके अलावा मतलब ये वो सारी बातें करते हैं जो तारीफ़ करे, किसकी, ब्रिटिशर्स की तारीफ़ करे, जो उस अप्रोच की तारीफ़ करे, उनके काम की तारीफ़ करे। इसके अलावा सोशल ड्राविज्म की बात करते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ये बोलते हैं कि जो उस समय स्ट्रांग रहेगा, फिट रहेगा, परिस्थितियों के अनुकूल ताकतवर रहेगा, वही सर्वाइव करेगा। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सारी कंट्रीज़ भारत आई थी, लेकिन लंबे समय तक शासन किसने किया? ब्रिटेन ने हम पर शासन किया, ब्रिटेन ने हम पर सबसे ज़्यादा टाइम तक रूल किया। ठीक है, तो ये सुपीरियर्स की बात करते हैं, सुपीरियर टू नेटिव्स, मतलब ये बोलते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं, अब देखिए पांचों कंट्रीज जो थी वो यूरोपियंस थी और नेबर थे एक दूसरे के, लेकिन ये बोलते हैं कि हम अपनी पांचों कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं और हम ही जो है वो रूल कर सकते हैं। वी आर द फिटेस्ट एंड वी कैन रूल ओवर द इंडिया, मतलब ले दे के ब्रिटिशर्स की तारीफ करते रहते थे। आगे बढ़ते हैं हम और नेशनलिस्ट अप्रोच की बात करते हैं। अब सिंपल सी बात है कि भाई ब्रिटिशर्स जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स की तारीफ कर रहे थे, तो इंडिया में भी कुछ लोग थे, इंडियन राइटर्स थे, तो वो बात किसकी करेंगे? देश की बात करेंगे, देशवासी स्वाधीन भावना की बात करेंगे, राष्ट्रीय भावना की बात करेंगे। मतलब ये लोग एक तरह से देशभक्त होंगे। तो जो देशभक्त होते हैं, जो लेखन करते हैं, जो राइटिंग करते हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो किसकी बात करेंगे? वो इंडिया की बात करेंगे, इंडियन अप्रोचेस की बात करेंगे अलग अलग। इनका कहना होगा कि भाई कैसे हम अपनी कंट्रीज़ को एक रख सकते हैं, कैसे हम अपने लोगों को जोड़ सकते हैं और कैसे हम ब्रिटिशर्स को भगा सकते हैं। ये इंडिया के अच्छे अच्छे पॉइंट की बात करते हैं, इंडिया की वीकनेसेस की बात करते हैं जिनको दूर किया जा सके। ठीक है, तो ले दे के ये क्या होते हैं? ये पैट्रियोटिक लोग होते हैं। ठीक है, तो द अप्रोच लुक्स एट द नेशनल मूवमेंट एंड मूवमेंट ऑफ द पीपल, इंडियन पीपल। तो ये भारतीय लोगों के बारे में पूरी तरह से बात करते हैं, भारतीय लोगों की प्रशंसा करते हैं, भारतीयों को एक दृष्टिकोण से देखते हैं। ठीक है, और इनका जो मेन एम होता है, ये क्रिटिसिज्म किसका करते हैं? ये बुराई किसकी करते हैं? उपनिवेश की बुराई करते हैं, कॉलोनीज की बुराई करते हैं। ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि ये लोग कौन है? ये नेशनलिस्ट अप्रोच के लोग हैं, ये नेशनलिस्ट हैं। ठीक है, इसके हम बात करते हैं सब लैटन अप्रोच की, अधीनस्थ उपागम की। ठीक है, अधीनस्थ उपागम ये बात करता है भाई। अब अधीनस्थ उपागम कौन है ज़रा ये समझिए। एक वो जो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं, मतलब जो फॉरेन राइटर्स हैं। एक इंडियन राइटर्स का ग्रुप है जो हमेशा इंडियन की तारीफ करेंगे, ब्रिटिशर्स को, अब ब्रिटिशर्स के अपोज में रहेंगे अपने राइटिंग वर्क में, तो वो कौन हो गए? नेशनलिस्ट हो गए। अब इसके बाद कुछ लोग ऐसे, जैसे इंडिया में ही कुछ रूलर्स ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिल गए थे, है ना, ब्रिटेन के इन्फ्लुएंस में थे, उनसे उनको जो पैसा मिलता था या उनसे उनको जो चीज़ें मिलती थी उनके फेवर में थे वो, तो ऐसे लोगों को अधीनस्थ बोलते थे। तो ये क्या करते थे? ये भारतीयों के तो होते थे, लेकिन ये बोलते थे कि हमें ब्रिटिश रूल के अंदर रहना चाहिए। अधीनस्थ थे तो तारीफ उनकी करते थे और अपने ही साथ वाले भारतीय बंधुओं की क्या करते थे? बुराई करते थे, भारतीय दृष्टिकोण की बुराई करते थे अपने राइटिंग वर्क में। तो यहाँ पर है कि इनका विचार है कि भारतीय इतिहास लेखन की पूरी परंपरा में एक अमीर वर्ग का बोलबाला है और आम जनता की भूमिका की उपेक्षा की गई है। तो इनके अनुसार ये था कि भाई जो लोग अधीनस्थ की बात करते हैं, अधीनस्थ मतलब वो अमीर लोग जो पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार से फ़ायदा ले रहे थे और अपने ही भाइयों का क्या कर रहे थे? अपने भाइयों का शोषण कर रहे थे, अपनी भाइयों को एक्सप्लॉइट करके चल रहे थे, उनके बारे में बात करी गई यहाँ पर। तो ये आपकी थी सब लैटन अप्रोच। उसके बाद हम बात करते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच की। तो देखिए मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है ये एक न्यूट्रल है। ठीक है, मार्क्सिस्ट अप्रोच बेसिकली बात करती है कि एक तरफ है कॉलोनी और एक तरफ है नेशनलिस्ट। ठीक है, तो इनके बीच जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो इन दोनों के इशूज़ को, इन दोनों के मुद्दों को लेकर मार्क्सिस्ट अप्रोच बात करती है। मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है वो दोनों की अच्छाइयों की बात करती है, दोनों की बुराइयों की बात करती है। यदि हम बात करें तो ये बात, इनका प्राइमरी जो होता है ये उस कंट्रडिक्शन पर बात करते हैं जो कि कॉलोनियल और नेटिव सब्जेक्ट में होती हैं। मतलब जो
विरोधाभास चल रहा है उपनिवेश ताकतों में और जो मूल निवासी हैं उनके मूल विषयों में जो विरोधाभास चल रहा है, उस विरोधाभास, उस कंट्रडिक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए, बट ऐसा नहीं है कि नेशनलिस्ट के साथ हैं, बिल्कुल ये राष्ट्रवादी उपागम के विपरीत हैं। ये डायरेक्टली जो है ये नेशनलिस्ट के अपोजिट बात करते हैं, नेशनलिस्ट की तरह बात नहीं करते, लेकिन ये अंतर विरोध जो है उनकी में जो इंटरनल जो डिस्प्यूट्स हैं उन डिस्प्यूट्स पर फोकस करते हैं। ठीक है, और इनमें यदि हम बात करें आर.पी. दत्ता, आर.एन. देसाई जो लोग हैं वो इस अप्रोच के लोग हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों को लेकर जिनमें हम सांप्रदायवाद उपागम को डिस्कस करते हैं, कम्युनिस्ट अप्रोच की बात करते हैं। अब कम्युनिस्ट अप्रोच कहाँ से आती है ज़रा समझिए। कम्युनिस्ट अप्रोच है ये इंडिया से खड़ी हुई है। इंडिया से कैसे खड़ी हुई है? इंडिया में सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, तो अलग अलग कम्युनिटी के लोग अपनी अपनी कम्युनिटी के बारे में लिखते हैं, अपनी अपनी कम्युनिटी की परेशानियों के बारे में लिखते हैं। यदि उनका शोषण किसी दूसरी कम्युनिटी के द्वारा हो रहा है तो उस कम्युनिटी की बुराई के बारे में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें शेड्यूल कास्ट है, तो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, तो उस समय उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ से कुछ लोग आते हैं जो उनके बारे में लिखते हैं, कुछ मुस्लिम्स के बारे में लिखते हैं। तो जो कम्युनलिज्म होता है, जो कम्युनल लोग होते हैं जो अपनी अपनी कम्युनिटी के बारे में लिखते हैं, अपनी कम्युनिटी को प्रेज करते हैं, अपनी कम्युनिटीज़ के इशूज़ को सामने रखते हैं, उन्हें दूसरी कम्युनिटी से मतलब नहीं होता, वो नेशनलिस्ट नहीं होते, उन्हें उपनिवेश से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, अपनी कम्युनिटी के बारे में लिखते हैं। तो ऐसे राइटर, ऐसे लेखन को हम सांप्रदायवाद उपागम या कम्युनिस्ट अप्रोच बोलते हैं। उसके अलावा कैम्ब्रिज स्कूल अप्रोच। अब कैम्ब्रिज स्कूल अप्रोच है वो बहुत एक सिंपल सी चीज़ पर डिपेंड है। कैम्ब्रिज स्कूल अप्रोच एक लाइन पर डिपेंड है, इसको ऐसे समझिए। कैम्ब्रिज स्कूल के अकॉर्डिंग जो भारतीय लोग हैं वो अनपढ़ लोग हैं, वो इस देश के शासन को नहीं चला सकते, इसलिए उनको ब्रिटिश रूल के अंदर रहना चाहिए और ब्रिटिश रूल के अंदर ही वो अपने देश को चला सकते हैं। यदि ब्रिटिश रूल उन पर नहीं रहेगा तो वो इस देश को नहीं संभाल पाएंगे। ये कहना था कैम्ब्रिज स्कूल अप्रोच का, जो कि काफ़ी फेमस अप्रोच भी इस चीज़ का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, इसीलिए इसको ज़्यादा फेम मिल पाई इस चीज़ को और ये ज़्यादा लाइट में आ पाई। तो याद रखेंगे आप लोग कैम्ब्रिज स्कूल अप्रोच को। उसके बाद नारीवाद उपागम को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब नारीवाद उपागम क्या बात करता है? देखिए नाम से क्लियर, ये फेमिनिज्म अप्रोच है। इसमें क्या होंगे, महिलाओं के बारे में बात करी जाएगी, महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करी जाएगी, है ना। मेल्स का क्रिटिसिज्म किया जाएगा कि कैसे फीमेल्स का जो है वो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उस समय, कौन कौन से राइट्स थे जो फीमेल्स को नहीं मिलते थे या मिलने चाहिए। तो बेसिकली ये ले दे के बात करते हैं, जो फीमेल्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते हैं, उनको राइट्स दिलाने पर बात करते हैं, उनके एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए बात करते हैं, उनको नेशनल मूवमेंट में आगे आने के लिए रास्ता देने के लिए बात करते हैं। तो ये आपकी नारीवाद फेमिनिस्ट अप्रोच की बात होती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग सभी लाइव चैट में एक चीज़ ज़रूर मुझे बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी, क्या ये हेल्पफुल थी। आई नो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा था, पहला चैप्टर जिसमें अप्रोचेस थी और सोर्सेज थे, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं आता, फिर भी मैंने कोशिश करी थी कि इसको इतना अच्छा बनाया जाए कि आप सभी इंटरेस्ट लेकर इसे पढ़ पाएँ। आगे हम ज़रूर डिस्कस करेंगे इसमें, आगे आने वाली चीज़ों में। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे यूरोपियंस इंडिया में है, वहाँ से आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, बट ये एक लेक्चर तो आपको झेलना पड़ेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।